सुप्रभात। ह्यूमैनिटीज़ बाई विकास आर्या में आप सभी का स्वागत है। इस ऑडियो लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12वीं पाठ संख्या 1 शीत युद्ध का दौर। टॉपिक है हमारा शीत युद्ध और शांति। शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए वे कौन कौन सी शांति संधियाँ की गई, आइए इस लेक्चर में हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली संधियाँ थी परमाणु संधि, इसी को लेकर के थी। शीत युद्ध के वजह से दोनों ही महाशक्तियों का सैन्य खर्चा बढ़ने लगा, क्योंकि वह एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाए जा रहे थे। इस चीज़ को दिखाने के लिए हम बहुत ही ताकतवर हैं, एक देश हम दूसरे देशों से ताकतवर, इसी चीज़ को दिखाने के लिए ये लोग इतना हथियारों का होड़ मचा हुआ था। इसी वजह से दोनों महाशक्तियाँ ने तय किया कि यह आपस में समझौता करेंगे और इन हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाएंगे। इस दौरान महाशक्तियों ने 3 प्रमुख संधियां की। पहली जो संधि थी साल्ट यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टैक्स यानी परमाणु अस्त्र परिसीमन संधि। इन वार्ताओं के द्वारा अमेरिका और सोवियत संघ ने हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाने के प्रयास किए। दोनों ने आपस में कुछ विशेष हथियारों को लेकर समझौता किया और यह फैसला किया कि इनके उत्पादन को या तो रोका जाएगा या सीमित किया जाएगा। इस परमाणु अस्त्र परिसीमन संधि में यही बातें कही गई। अगला आता है कि LTBT यानी लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। यह संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। इस पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए और मास्को में हस्ताक्षर किए थे, और यह अक्टूबर 1963 से प्रभावी है। NPT अगला परमाणु संधि आता है NPT, जिसका मतलब है नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि के अनुसार उन देशों को परमाणु संपन्न देश माना गया है जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का विस्फोट कर चुके हैं, और इस संधि के अनुसार इन देशों के अलावा कोई भी अन्य देश परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं कर सकता। इस संधि पर 1968 में वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए। यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी है। देखिए, इस संधि का मतलब समझिए ये क्या कह रहा है कि वैसे देश, इस संधि के अनुसार उन देशों को परमाणु संपन्न देश कहा गया है जो कि 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का विस्फोट कर चुके हैं, और इस संधि के अनुसार इन देशों के अलावा कोई भी अन्य देश परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा देश भारत इंदिरा गांधी के शासनकाल में पहली बार 1974 और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में परमाणु पोखरण जो हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में। अब आइए अगला हम आते हैं कि गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्ष क्या है। देखिए, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है गुटों से दूर रहना। जो वो 2 महाशक्तियों का गुट बना हुआ था, पहला था सोवियत संघ जो कि पूर्वी गठबंधन था, और दूसरा हमारा पश्चिम में था। कौन? हमारा जो दूसरा था गठबंधन वो अमेरिका था। ठीक है, अमेरिका द्वारा बनाया गया था। तो देखिए, इसी चीज़ को हम बात करेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन आखिर। पहले तो गुट निरपेक्ष हम समझ गए कि इसका मतलब होता है कि गुटों से दूर रहना है। वो कौन सी गुट थी? उसमें 2 ही महाशक्ति थी, अमेरिका और सोवियत संघ थी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, आइए हम समझते हैं कि कैसा, कब और कैसे और क्यों और किन परिस्थितियों में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए, शीत युद्ध के समय 2 महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन का प्रादुर्भाव उदय हुआ, जो 2 गुटों में बंट रहे देशों से अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों को गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन था। किसका भाई? गुट निरपेक्ष आंदोलन कैसा आंदोलन था? महाशक्तियों के गुटों में, यानी उन जो सोवियत संघ था और अमेरिका, इन देशों की विचारधारा में ना बंधने का ये आंदोलन था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों से ये क्या अलग थलग नहीं थे। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1955 में
की जाती है। और वो कौन कौन से संस्थापक थे? पहला था कि युगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर जो कि मिस्र के प्रधानमंत्री थे। ये 3 संस्थापक देश है। और 2 देश इंडोनेशिया और घाना, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एंड क्रुमे ने इनका जोरदार समर्थन किया। इन 5 नेताओं की वजह से गुट निरपेक्ष आंदोलन बहुत ही प्रभावी रहा और इनके ही सफल प्रयासों से इस तरह का आंदोलन शुरू किया गया। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की प्रणीत थी। पहला, यह 5 देशों के बीच सहयोग करेगा। शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, शीत युद्ध का प्रसार करेगा और इसके बढ़ते हुए दायरों और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से 9 स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय 1960 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देशों ने बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। इनका बस यही काम था कि बहुत समय 1960 के दशक में बहुत सारे अफ्रीकन कंटिनेंट में, महाद्वीप में बहुत सारे नए नए छोटे छोटे देश स्वतंत्र हो रहे थे। उन सबको आपस में सम्मिलित करते थे ये लोग। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल थे और समय गुजरने के साथ साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य की संख्या बढ़ती गई। 2016 में वेनेजुएला में हुए 17वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। ठीक है, आइए अब समझने का प्रयास करते हैं भाई पृथकतावाद क्या है। पृथकवाद से हमारा अभिप्राय ऐसी नीति है जिसमें एक देश क्या करता है भाई, खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखता है। दूसरे शब्दों में वह किसी अन्य देशों से कोई संबंध नहीं रखता। समझे क्या? अब बात आती है कि क्या गुट निरपेक्षता पृथकतावाद है? गुट निरपेक्षता पृथकतावाद नहीं है, क्योंकि पृथकतावाद का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति या नीति से है जिसमें एक देश खुद को क्या करता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, जबकि गुट निरपेक्ष केवल दोनों महाशक्तियों के गुटों से दूर रहने से संबंधित थी। बाकी सभी अन्य देशों से गुट निरपेक्ष देशों से अच्छे संबंध थे। तटस्थता क्या है? तटस्थता का मतलब होता है कि युद्ध से दूर रहना, अर्थात युद्ध में शामिल ना होना तटस्थ कहलाता था। तटस्थ देश ना तो युद्ध में हिस्सा लेते थे, ना ही उसे समाप्त करवाने के लिए कोई कदम उठाते थे। क्या गुट निरपेक्षता तटस्थतावाद है? गुट निरपेक्षता तटस्थतावाद नहीं है, क्योंकि तटस्थ देश वह होता है जिसे युद्ध के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो वह युद्ध में हिस्सा लेता है, ना ही उसे समाप्त करवाने के लिए कोई कदम उठाता है। अगर गुट निरपेक्षता की बात करें तो इसमें शामिल सभी देशों ने युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया, पर उसे शांत करवाने के लिए निरंतर कदम उठाया। गुट निरपेक्ष देशों ने महाशक्तियों के हर सही कदम का समर्थन किया तथा हर गलत कदम का विरोध भी किया, जो युद्ध शांत करवाने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। धन्यवाद।